हेलो फ्रेंड्स, मैं इमरान खान, इंग्लिश टीचर। मैं आपके लिए एक छोटी सी पहल करने आया हूँ। देखिए, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो मैंने एक सोचा है कि मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सोचा कि मैं बच्चों को आपके लिए इस चैनल पर इंग्लिश के टॉपिक वाइज वीडियोस डाल दूँ, जिससे हो सकता है आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चा एसएससी की कर रहा है, कोई बैंक की कर रहा है, कोई डिफेंस एयरफोर्स नेवी की कर रहा है, कोई पटवार की कर रहा है, कोई हाई कोर्ट की कर रहा है, तो जिस भी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश आती है, आई होप कि जो भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा, इस चैनल पर टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिलेंगी। जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग लेने के लिए अलवर नहीं आ सकते, या कहीं बाहर नहीं जा सकते, या हो सकता है वो पे नहीं कर सकते, फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, फाइनेंशियल वीक होते हैं फैमिली से थोड़ा सा, तो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्प मिलेगा। देखिए, मैं तो हो सकता है आपको मेरी जो पहल है पसंद नहीं आए, पर मेरा जो इंटेंशन है मेरा यही है कि आपकी ज़रूरतमंद जो भी नीडी पीपल हैं, या जो भी ज़रूरत के लोग हैं जिनको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, जो पढ़ते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर उनको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, तो शायद उनको बहुत हेल्प मिले। और अभी तो टाइम वैसे भी लॉकडाउन का चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते कोचिंग वगैरह आपको कब खुलें। जिस भी कोचिंग में बच्चे कोचिंग कर रहे थे लॉकडाउन से पहले, या कुछ बच्चे जो कोचिंग करने की सोच रहे थे, तो अभी तो लंबा समय है, अभी कुछ कह नहीं सकते गवर्नमेंट का कब आपको खोले, इजाज़त दे कोचिंग वगैरह खोलने की। तो आप खुश रहें, घर पर रहें, हेल्दी रहें, आपको टॉपिक वाइज मिलता रहेगा, आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी। यूट्यूब पे दुनिया भर के फैकल्टीज़ हैं, दुनिया भर के टीचर्स हैं, दुनिया भर के चैनल्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं। आप दुनिया भर के चैनल्स पे देख सकते हो, आपको इंग्लिश पढ़ाना, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई सा भी सब्जेक्ट, जीके वगैरह, जो भी रीजनिंग वगैरह, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, आपको दुनिया भर के टीचर्स के वीडियोज़ मिल सकते हैं। हम पर्टिकुलरली जो लेके आए हैं, तो हमारा इंटेंशन है कि हम आपको बिल्कुल ज़ीरो ले बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करते चलें। बहुत से बच्चे, क्योंकि देखो हमारा भी, जैसे हम एज ए टीचर, मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज़ बताता हूँ कि हमारा भी एक टारगेट होता है। टारगेट ये होता है कि भाई हमें 3 to 4 मंथ्स में बैच कंप्लीट कराना है। उसमें हो सकता है बीच में छुट्टियाँ आए, संडे तो होते ही होते हैं, संडे के अलावा भी बहुत सारी वैकेशंस हो जाती हैं, या कोई फेस्टिवल्स आ जाते हैं, या हम छुट्टी कर जाते हैं किसी वजह से, या किसी वजह से कोचिंग वगैरह बंद हो जाती हैं, या कोई और भी बहुत सारे बीच में हॉलीडेज आ जाते हैं। तो ये लगा लो कि मंथली 20 से 24 और 22 क्लासेस हो पाती हैं। आउट ऑफ 30 डेज 22 या 23 या 24 क्लास हो पाती हैं महीने में। तो आप लगा सकते हैं कि 3 महीने में हमें सिलेबस कराना होता है, यानी कि कह सकते हैं कि 60 to 70 क्लास में आपको सिलेबस कंप्लीट कराना होता है, और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो उस जगह पर कोई भी टीचर अगर होगा तो आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं करा सकता, बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं करा पाएगा, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अगर वो बेसिक चीज़ों में ही अटका रह जाएगा तो फिर वो चीज़ें जो पढ़ाने की हैं वो नहीं पढ़ा पाएगा। उसको तो एक टारगेट होता है, विद इन टाइम उसको अपना कोर्स पूरा कराना होता है। और आप बच्चे भी ऐसे होते हैं, विद इन टाइम अगर कोर्स पूरा नहीं कराया तो आप भी फिर ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं, आप भी फिर उसके डायरेक्टर के पास जाते हैं, सर ये नहीं हुआ, सर वो नहीं हुआ, सर ये नहीं हुआ। ठीक है, होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए उसको बेसिक चीज़ें छोड़कर वो एक्सपेक्ट करता है कि ये चीज़ें आप खुद से कर लोगे, या चीज़ें आप खुद से कर ली होंगी आपने पहले ही, तो मेन चीज़ें पढ़ाता हुआ आगे चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, हमारा सब कुछ अपना है, आपका अपना टाइम है, हमारा अपना टाइम है, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं आपके लिए आई ट्राई माई बेस्ट कि आपके बिल्कुल जीरो लेवल से आपको लेके चलूँ, बिल्कुल जीरो इनिशियलिस्ट, जो बच्चे कभी जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं, उनको बिल्कुल लो लेवल से मैं लेके चलूँगा एक टॉपिक वाइज, और बिल्कुल उस लेवल तक आपको इंग्लिश को ले जाऊंगा कि जिस लेवल तक आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आप अगर बैठते हो तो आपको वो क्वेश्चंस टच करेंगे। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें ही बता दो, सिर्फ वो चीज़ें मत बताओ, या वो चीज़ें नहीं बताई जाएँ जो एग्जाम्स में आती नहीं। चीज़ें बेसिक से शुरुआत करें, लेकिन बच्चों के इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट होते हैं, या कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल से होते हैं, तो लेकिन वो उनकी इंग्लिश स्कूलिंग से ही बेसिक नॉलेज उनको नहीं होती, बहुत सारे कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं होते। तो ऐसे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो आप घबराइएगा नहीं,
आप घबराइएगा नहीं, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी की एक चीज़ है कि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूँगा। आप ये समझिए कि आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ इंग्लिश की ABCD आती है और सिर्फ इंग्लिश को रीड करना आता है। जैसे बुक्स को रीड करते हैं, सिर्फ इतना आता है, उसका हिंदी ट्रांसलेट करना भी नहीं आता। आप ये समझिए कुछ नहीं आता, हम आपको सारी चीज़ें सिखाते चलेंगे और वो चीज़ें शुरुआत वहाँ से करेंगे, लेकिन आपको छोड़ेंगे वहाँ पर कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, आपको भी थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। हमें तो मेहनत करनी ही है, हम आपको मेहनत कर करके एक टॉपिक को क्लियर करा रहे हैं, क्लियर कराएंगे आपको। जैसा भी आपको भी थोड़ा टाइम कंटिन्यूटी के साथ आपको टाइम देना पड़ेगा। हैव पैसेंस, पैसेंस रखना पड़ेगा। आप हो सकता है कुछ चीज़ें आपको आती हों। अब एक बात आप ये बताइए, मुझे तो आपको क्या पता, जैसे मान लीजिए मुझे किसी चीज़ बेसिक 10 चीज़ें मुझे बतानी है आपको। अब हो सकता है 10 चीज़ों में से आपको 8 चीज़ें आती हों, 2 चीज़ें नहीं आती हों, तो मुझे तो ये नहीं पता होगा कि आपको कौन सी 8 चीज़ें आती हैं और कौन सी 2 चीज़ें नहीं आती। या हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसको सिर्फ 2 ही चीज़ें आती हैं और 8 चीज़ें नहीं आती। तो इसलिए आप, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि 10 चीज़ों में से 8-7 चीज़ें मुझे, अरे ये तो चीज़ें मुझे आती हैं, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, छोड़ो इस चीज़ों को, है ना। तो ऐसा नहीं है। हैव पैसेंस, मैंने इसलिए बोला आपसे, कंटिन्यूसली आप चलते रहो, धैर्य रखो, पैसेंस रखो, थोड़ा सा चीज़ें आपके सामने क्लियर होती चलेंगी। आपको आता है, अच्छी बात है, और रिवाइज हो जाएगा। हो सकता है वो 10 में से आपको 2 चीज़ें 3 चीज़ें नहीं आती, तो वो भी आ जाएंगी आपको। सारी चीज़ें आप टॉपिक वाइज देखते चलिएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको बताऊंगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें। और हाँ, प्लीज़ आप इस टाइप के कमेंट तो ना डालें, नाइस सर, गुड सर, ज़बरदस्त सर, गजब सर, ये चीज़ें आप ना डालें। बहुत से बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं। मैंने कुछ और वीडियोस डाले, उस पर भी बच्चे कमेंट करते हैं। मैं एक दूसरे चैनल पे कोचिंग के साथ काम कर रहा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, और भी कई इंस्टीट्यूट्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वीडियोस डालते हैं, वहाँ पे भी बच्चे ज़्यादातर मैक्सिमम कमेंट्स इसी टाइप के करते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छा है, बुरा है, वो चीज़ें आप हमें ये चीज़ें नहीं बताइए। हाँ, आपको ये लगे कि वे ऑफ टीचिंग जो है, पढ़ाने का तरीका है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए तो हो सकता है आपको बेहतर आए, तो उस चीज़ को आप सजेस्ट कर सकते हैं। या कोई और चीज़ आप इम्प्रूवमेंट के लिए आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर उस चीज़ों में आप वो शानदार, फंटास्टिक, गजब, ज़बरदस्त, इस टाइप के कमेंट जो करते हैं, उससे तो हमें तो कोई फ़ायदा मिलता नहीं, आपको भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता। अच्छी चीज़ है, हम समझते हैं कि हम आपके लिए जो कर रहे हैं वो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, इंसान की मदद हेल्प करता है। अब वो हेल्प करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई फाइनेंशियली किसी के पैसे दे के हेल्प करता है, कोई वस्तु देकर, कोई काइंड में किसी की हेल्प कर देता है। हमारे पास नॉलेज है, तो आइडिया आया कि हम आपको नॉलेज शेयर करके शायद हेल्प करें। ये भी एक तरह की हेल्प होती है। हम आपको थोड़ा सा जो भी नॉलेज है हमारे पास, हम उसको शेयर करके आपको हेल्प करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो चैनल है, जो आप देख रहे हैं, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइट्स पे आप इसको शेयर करें। इसलिए शेयर करें कि बच्चे आपसे जुड़े हैं। हो सकता है वो मुझसे ना जुड़े हों, ना मुझसे फेसबुक पे जुड़े हों, ना मुझसे व्हाट्सएप से या किसी भी और चीज़ से नहीं जुड़े हों, तो आपसे जुड़े हों। तो आप, जब वो बच्चे आपको देखेंगे, आपकी फ्रेंड लिस्ट में आपसे जुड़े हुए, आप वो इस चीज़ को देखेंगे तो उनको हेल्प मिलेगी। वो आगे शेयर करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आगे शेयर करें। उनको फिर आगे उनकी फ्रेंड लिस्ट से जो बच्चे जुड़े होंगे, जो हमसे भी, आपसे भी नहीं जुड़े हुए हैं, वो उनसे जुड़ेंगे, वो देखेंगे, उनको हेल्प मिलेगी। आप 100 लोगों को शेयर करेंगे तो हो सकता है उनमें से सिर्फ 30 या 40 लोग ही हैं जिनको हेल्प मिले, क्योंकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे भी तो लोग होते हैं जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे, या किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रहे, या ऑलरेडी लग चुके हैं किसी जॉब में, या प्राइवेट सेक्टर में अपने जॉब कर रहे हैं, या वो नहीं पढ़ते, पढ़ाई लिखाई छोड़ रखी है। तो आप जब 100 लोगों को शेयर करते हैं तो उसमें से कुछ ही लोगों को, 50%, 60% लोगों को फ़ायदा मिलता है। आगे वो शेयर करेंगे, उसमें से भी इतने ही लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शेयर करने का आपका कुछ जाता नहीं है, ना आपका कुछ चार्ज जा रहा, ना आपको कुछ देना पड़ रहा। आपका फ़ायदा हो रहा है, साथ ही साथ आप चाह रहे हैं कि औरों का भी फ़ायदा हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम, आपके अलावा किसी और का फ़ायदा ना हो, तो आप मत शेयर करना। आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर करेंगे इस चीज़ को, लोगों को फ़ायदा मिले, लोग इसको पढ़ें। जो भी ज़रूरत के लोग हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, या किसी वजह से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंच पाते। उनको घर बैठे जब ये चीज़ें नॉलेज मिलती है तो बहुत अच्छा लगेगा उनको। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अभी आप ये बेफिक्र होकर मत रहिए कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना
कोविड-19 ऐसा चल रहा है कि अभी तो एग्ज़ाम्स का कुछ पता नहीं है। गवर्नमेंट है भाई, जैसे ही इसका कुछ वैक्सीन वगैरह आता है, इलाज होता है, तो गवर्नमेंट है एग्ज़ाम्स के डेट तुरंत डालेगी और ऊपर नीचे डेट डालेगी। हाई कोर्ट, पटवार, एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी जो एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं, एयरफोर्स, नेवी, जितने भी जो एग्ज़ाम्स हैं जो शेड्यूल्ड हैं ऑलरेडी और जो शेड्यूल्ड होने वाले हैं, जो शेड्यूल होने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम्स की बैक टू बैक डेट डालेगी। उस टाइम आपके पास वक्त नहीं रहेगा, उस टाइम आपके पास टाइम नहीं रहेगा। फिर आप आनंद फानंद में समझ नहीं आएगा, ये पढ़ें वो पढ़ें, किसके लिए तैयारी करें, इसके लिए करें, उसके लिए करें, इसके लिए करें, उसके लिए करें। नहीं, बेहतर है कि आप सारी चीज़ों को पहले से क्लियर करके चलें, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट की, पटवार की, एसएससी की, एयरफोर्स की, बैंक की, नेवी की, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं आप, केवीएस, एनवीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में सीएचएसएल, एमटीएस, +2, सीजीएल, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें इंग्लिश सिलेबस के रूप में होता है वो आपको काम आएगा। ऑलराइट, तो इंग्लिश में अब हम बात करते हैं। तो इंग्लिश की तो आपको एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो इंग्लिश है, अभी तक जो आपने पढ़ा होगा, बहुत से बच्चों ने स्कूलिंग में, कॉलेज में या कहीं पे भी जैसे भी आपने पढ़ा है, हो सकता है ऑलरेडी कोचिंग ले चुके हो, वहाँ पे भी पढ़ा है, तो प्लीज़ मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि आप उस चीज़ को कंपैरिजन ना करें, कंपेयर ना करें उस चीज़ को। कंपैरिजन से आपको कुछ कन्फ्यूज़न ही पैदा होगा। हाँ, मैं आपसे इतना दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा इंग्लिश में, वो टॉपिक्स आप पढ़िए अच्छे से। पढ़ने के बाद आप किसी भी किताब से, किसी भी इंग्लिश की कोई भी बुक से या किसी भी कोचिंग के नोट से क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्यों? क्योंकि रूल्स जो मैं पढ़ाऊंगा, तो हो सकता है ये वे ऑफ टीचिंग है, हर टीचर का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का। हो सकता है मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो किसी दूसरे टीचर का ना हो। जिस कोचिंग से आपने कोचिंग करी है या जिस कोचिंग से आप कोचिंग कर रहे हैं या जिस भी कोचिंग्स के या चैनल्स के आप वीडियोज़ देख रहे हैं, हो सकता है उनका तरीका वो ना हो जो तरीका मेरा है। जो हर किसी का अपना टीचर का अलग तरीका होता है पढ़ाने का, तो ये वे ऑफ टीचिंग जो है। लेकिन जो पढ़ाने का जो मैटर है, जो भी मटेरियल, जो भी कंटेंट्स, जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक्स को कंप्लीट पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से एक्सरसाइज सॉल्व करिए। एक्सरसाइज नहीं होते तो फिर हम आपकी हेल्प करेंगे, फिर हम उसके लिए अकाउंटेबल हैं, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। फिर आप हमें कह सकते हो कि सर आपके इस पढ़ाई से मेरे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप हमें इसका आंसर्स बताइए, तो हम उसके आंसर्स बताएंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे आपके लिए, ठीक है ना। हाँ, बुक्स के लिए आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी आप कोचिंग्स के द्वारा पब्लिशन की हुई बुक्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, या आप किसी भी राइटर की, ऑथर की बुक्स आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हर बुक्स में भी टीचर का भी अपना वे ऑफ टीचिंग होता है, पढ़ाने का, लिखने का, सारी चीज़ें अलग तरीका होता है। उस चीज़ में कंफ्यूज मैटर वही होगा, बस आपको चाहिए कि एग्जाम्स के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए। हम आपसे कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया करो। आप एसएससी के लिए, बैंक के लिए, केवीएस, एनवीएस के लिए, एयरफोर्स, नेवी, किसी के भी लिए आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। कम से कम प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स के पेपर सबसे ज़्यादा सॉल्व करो, सबसे ज़्यादा सॉल्व करो। जितने भी हैं 5 से 10 साल के, पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करो। कई बार तो एग्जामिनर एज इट इज़ क्वेश्चन डाल देता है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ डाल देता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है देखने को, और आपको एक थोड़ा सा तरीका मिलता है किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपने चीज़ें पढ़ ली, थ्योरी पढ़ ली, बहुत सारे रूल्स पढ़ लिए, आपको ये नहीं पता कि उस टॉपिक से, कंटेंट से आपसे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप से पूछा जाएगा। और दूसरी चीज़, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें तो उस एग्जाम के पैटर्न को, सिलेबस को आप जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, तो हम यहाँ सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पटवार के सिलेबस में कौन कौन से इंग्लिश के आपके टॉपिक्स हैं जो आपको काम आने वाले हैं। उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना, पर्टिकुलर टारगेट बना के आप एम बना लीजिए, छोटा छोटा जो भी आपको तैयारी करनी है। आप एयरफोर्स, नेवी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस कौन सा है, कौन कौन से कंटेंट्स उसमें पूछे जाते हैं, किस किस कंटेंट से, पैटर्न क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया, कि आपसे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है। ग्रामर का जो भी बेसिक टॉपिक है, टेंस, वॉइस, नरेशन है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कितने आते हैं, ठीक है, क्लोज टेस्ट वगैरह के, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, PQRS वगैरह, कितने कितने क्वेश्चंस का वेटेज होता है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। भाई आपको ऐसा थोड़ी है कि आपको कहीं सफ़र पे जाना है, ज़िंदगी के सफ़र पे आपको चलना है, आप बस स्टॉप गए, आपने कोई सी भी बस में बैठे कि बस मुझे तो जाना है, कहीं भी सफ़र पे चल पड़े। आपको जाना है दिल्ली, तो आप दिल्ली की बस लोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि किसी भी बस में आप बैठ गए और चल पड़े, पता चल रहा है आप जयपुर उतरे हो, पता चल रहा है भरतपुर उतर रहे हो, अब
किसी और जगह पर उतर रहे हो, आपकी डेस्टिनेशन जो है जहाँ पे आपको जाना है, आपके जो एम आपने फिक्स किया है, जो अभी आपने टारगेट बनाया है, छोटे छोटे से लाइफ में टारगेट गोल बनाइए और उनको अचीव करने की फुल ट्राई कीजिए। ज़िंदगी एक बार मिलती है, जितना आप कोशिश कर सकते हो उस गोल को अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करिए। हार्डवर्क के साथ पैसेंस ज़रूरी है, हार्डवर्क तो आपको करना ही करना है, पैसेंस भी आपको रखना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की कर रहे हैं, हाई कोर्ट की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, या किसी केवीएस एनवीएस की कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, एचटेट की कर रहे हैं, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स नेवी कर रहे हैं, तो आप अपना सबसे पहले सिलेबस देखिए उस एग्जाम्स का जो आपने गोल बनाया हुआ है। सिलेबस में इंग्लिश से कौन कौन से कंटेंट्स पूछे जाएंगे, उन कंटेंट्स को अच्छे से पढ़िए। नहीं समझ आए तो फिर हमसे कहिए, हम आपसे ना फीस ले रहे, ना कोई चार्ज है, ना आपका कुछ जा रहा है, बस आप हमसे जो हम आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश करें कि जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। आप हमसे एक बार पूछे, 2 बार पूछे, 4 बार पूछे, आपको हम सॉल्यूशन देंगे, हर बार सॉल्यूशन देंगे, आपको कभी भी हताश नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो इंग्लिश में जैसे हम जो बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हम जैसे पढ़ रहे होते हैं, तो इंग्लिश में एक जो ग्रामर है, मैं एक आपको अपने तरीके से बता देता हूँ थोड़ा सा। ग्रामर, जो इंग्लिश का ग्रामर का पोर्शन है और एक पोर्शन है इसका वोकैब का। तो ग्रामर का पोर्शन है, वोकैब का पोर्शन है। तो आपको पता है जैसा कि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज के रूप में भी पढ़ी जाती है, और इंग्लिश जो है वही इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ा जाता है। लैंग्वेज जैसा आम जो भी लैंग्वेजेस होती हैं हमारी, हिंदी भी हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, जो भी लैंग्वेजेस होती हैं ऐसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, हर लैंग्वेज की अपनी वोकैब होती है। इंग्लिश की भी ग्रामर है अपनी और वोकैब है, हिंदी की भी अपनी ग्रामर है, व्याकरण है, और उसके भी अपने शब्दावली है। ऑलराइट, सब्जेक्ट विषय के रूप में जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो वो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। तो ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स कंटेंट्स हैं, उनके जितने भी रूल्स वगैरह पढ़ते हैं, सारी चीज़ें हम क्लियर करते चलेंगे। वोकैब से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, वो चीज़ें भी हम क्लियर करेंगे। तो पहले तो हम ग्रामर वाला पोर्शन लेके चलेंगे, उसके बाद हम वोकैब वाला पोर्शन लेके चलेंगे। वोकैब भी आपको क्लियर करके बताएंगे। जैसे ग्रामर को मैं अपने अकॉर्डिंग 2 चीज़ों में बांट के आपको पढ़ाऊँगा। एक तो बेसिक ग्रामर के रूप में मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, जो भी हमारी बेसिक ग्रामर है। दूसरा मैं आपको एडवांस ग्रामर के रूप में बताऊंगा चीज़ें। बेसिक ग्रामर में वो बेसिक कंटेंट्स टॉपिक्स जो आपने पढ़े हैं अभी तक, बहुत सारे बच्चे उनको स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, पढ़ते हैं। जैसे आपने टेंस पढ़े हैं सारे के सारे, आपने वॉइस पढ़े हैं सारे के सारे, आपने नरेशन पढ़े हैं। वॉइस मीन्स एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये सारी चीज़ें आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हो। जितनी भी चीज़ें डिटरमाइनर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करते हुए बताऊंगा। ऑलराइट, जितनी भी चीज़ें हैं। एडवांस ग्रामर में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग लेके चलता हूँ। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको मैं एडवांस ग्रामर के नाम से लेके चलता हूँ और उसको उसके हिसाब से पढ़ाता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी आपके 8 टॉपिक होते हैं, आपका नाउन होता है, आपका प्रोनाउन होता है, आपका एडजेक्टिव होता है, आपकी वर्ब होती है, आपकी एडवर्ब होती है, आपकी प्रीपोजिशन होती है, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस, ठीक है। तो आपके ये 8 टॉपिक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टॉपिक होते हैं जो हम एडवांस ग्रामर के नाम से मैं इनको पढ़ाता हूँ, ठीक है। वोकैब जो भी आपकी इंपॉर्टेंट वोकैब होती है, सिनोनिम्स से आपसे हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको हम समानार्थी शब्द बोलते हैं। एंटोनिम्स, जिनको हम विपरीतार्थी अपोजिट वर्ड्स बोलते हैं। सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो होते हैं, तो वन वर्ड्स बोलते हैं उनको, वन वर्ड्स वगैरह सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड्स है। ईडियम्स, फ्रेजेज हैं जो आपकी हैं, ठीक है। उसके अलावा आपसे डिफेंस के जैसे एग्जाम्स होते हैं, एयरफोर्स, नेवी वगैरह, हाई कोर्ट में भी आपके कई बार आते हैं, मिस स्पेल्ड के आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से जितने भी आपसे पूछे जाएंगे, होमोनिम्स वगैरह भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कई बार आते हैं होमोनिम्स वगैरह कुछ एग्जाम्स में, ठीक है। नोमोनिम, होमोनिम्स वगैरह जितने भी ये जो टॉपिक्स हैं आपके, और भी इनके अलावा भी अगर कोई टॉपिक्स है जो भी माइंड से स्किप है, वो सारी चीज़ें हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। इनके अलावा भी जो जैसे एग्जाम्स में हमारे आते हैं, कॉम्प्रहेंसिव पार्ट आता है,
कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट आता है। इसके अलावा जैसे कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट और भी आता है, और भी आपके जैसे एसएससी वगैरह में क्लोज टेस्ट का पार्ट आता है, PQRS वाला पार्ट आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्लोज टेस्ट है, PQRS है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पैसेज वगैरह जिनसे हम आंसर्स को छांटना, ये सारी चीज़ें क्लियर करना जो भी है, ठीक है। तो सारे इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स है, कंटेंट्स हैं जो भी आप देख रहे हैं, या इनके अलावा भी अगर कोई कंटेंट्स हैं जो स्किप हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक वाइज लेके चलेंगे आपको। बस आपको थोड़ा सा बारीकी से उस चीज़ को पढ़ना है, ध्यान देना है, समझना है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इन चीज़ों का फ़ायदा लेना है तो आप एक फेयर रजिस्टर ले लें। वो आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए ही ले रहे हैं। वो 20, 30, 40, 50 रुपये का जो भी आता है, फेयर रजिस्टर लेके आप इसको स्टार्टिंग से ही फेयर हैंड राइटिंग से आप नोट्स बना लें। आपको इन फ्यूचर किसी से नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई चीज़ पढ़नी है तो आप उसको अच्छे से दोबारा से पेज खोलिए, टॉपिक खोलिए और उसको वहाँ से पढ़िए, समझिए। हम और आप आमने सामने फेस टू फेस नहीं है, हम और आप में काफ़ी डिस्टेंस है। अगर आप हमसे भी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ को और अच्छे से कई दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं कि सर दूसरे से भी नहीं आया, तीसरे तरीके से समझाओ, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़े रहिए, आप कमेंट करते रहिए हर वीडियो के नीचे, और कमेंट में आप वो टॉपिक और उस टॉपिक से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो आप स्पष्ट करके क्लियर करके लिख दें कि सर ये वाली चीज़ है जो हमारे अच्छे से समझ में नहीं आई है। आपको हम कोशिश करेंगे पूरी कि आपको उसका सॉल्यूशन निकालें। इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज भी है, ठीक है, और वोकेबलरी है जो हमारी, आपको इतना तो पता है कि ग्रामर है जो ज़्यादातर रूल्स पर डिपेंड होती है। इसके अपने सिस्टमैटिक एक तरीका होता है, पैटर्न होता है सिस्टमैटिक, तो वही पैटर्न जिसको हम रूल्स बोलते हैं उससे हम इनको पढ़ते हैं। लेकिन जो ये वोकैब वाला जो पोर्शन होता है, इसका कोई सिस्टमैटिक पैटर्न या इसको स्पेसिफिक इसके रूल्स नहीं होते। इसके कोई ऐसे रूल्स, खास रूल्स नहीं है कि जो हम आपको रूल्स के थ्रू ये चीज़ें याद रखें। तो वोकैब यानी आप शब्दावली इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। शब्दावली बोलते हैं इसको। देख, शब्दकोश अलग होता है, देखिए आप इस बात को ध्यान रखिए। आप ये भी कि बहुत से बच्चे इसको शब्दकोश बोलते हैं डिक्शनरी और वोकैबुलरी में फ़र्क होता है। जब हम वोकैब पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यही आपको क्लियर करेंगे कि डिक्शनरी और वोकैब में क्या फ़र्क होता है। अभी इस चीज़ का इंतजार करिए, फ़र्क होता है, बस आप शब्द से ही समझ जाइए। शब्दावली और शब्दकोश, डिक्शनरी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, वो एक प्रकार की कंपाइलिंग, डिक्शनरी इज अ कंपाइलिंग बुक विच कंटेंट्स द वर्ड्स with their definitions, with their qualifications और particularized sense। डिक्शनरी एक तरह की किताब होती है जिसमें शब्द होते हैं, उनकी परिभाषाएं होती हैं, परिभाषाओं के फॉर्म, शब्दों के फॉर्म होते हैं। शब्द कोई नाउन है, प्रोनाउन है, शब्द नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है वो शब्द, वर्ब है, नाउन है या एडजेक्टिव है, किस सेंस में यूज किया जाता है, उसके एग्जांपल्स के सहित उसकी डेफिनेशन वगैरह दी होती है। वोकैबुलरी एक अलग चीज़ होती है, वोकैबुलरी होती है शब्दावली। यानी कि जिस भी लैंग्वेज की आप वोकैबुलरी की बात करोगे उस लैंग्वेज की अपनी अलग खुद की शब्दावली होती है, हर लैंग्वेज की होती है। आपको इतना तो पता है कि हर कुछ किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, भाषा नहीं बदलती, भाषा की शब्दावली बदल जाती है। समझ रहे हो इस चीज़ को? यहीं से आपको हिंट मिल जाता है, भाषा नहीं बदलती, भाषा की शब्दावली बदल जाती है। डिक्शनरी नहीं बदलती, वोकैबुलरी बदल जाती है, वोकैबुलरी ऑफ द लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की वोकैबुलरी। आप सिंपल सी छोटी सी भी लैंग्वेज लेते हैं, मान लीजिए आप राजस्थानी लैंग्वेज लेते हैं, आपके राजस्थान में या आपके लोकल लैंग्वेज में किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ है उसको कुछ बोलते हैं। हो सकता है कुछ दूरी पर जाने पर आप पाओ कि उसी चीज़ को वहाँ उनकी लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, तो उनकी शब्दावली है। आप जो बोलते हैं वो आपकी शब्दावली है, यानी कि आप जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं वो आपकी लैंग्वेज की वोकैब है, वोकैबुलरी है, और उनकी लैंग्वेज की वोकैबुलरी वो है जो उसके लिए यूज करते हैं, है ना। तो हर लैंग्वेज की अपनी वोकैबुलरी होती है। तो हम वोकैबुलरी की बात करते हैं तो वोकैबुलरी और डिक्शनरी एक अलग चीज़ होती है। वोकैबुलरी की बात करते हैं तो जो भी वोकैबुलरी में कंटेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो इसकी पर्टिकुलर सिस्टमैटिक कोई रूल्स तो होता नहीं है, तो हमें हार्डवर्क करना पड़ता है। और देखो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, एक्सरसाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप परफेक्ट हो जाओगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है और एक सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट के रूप में आप सिस्टमैटिक पैटर्न से रूल्स वगैरह चीज़ें पढ़ोगे, लेकिन लैंग्वेज की भी एक बात आप भूल जाना, एक बात आप मत भूलना, लैंग्वेज की आप कभी मत भूलना, हमेशा याद रखना कि लैंग्वेज जो होती है वो प्रैक्टिस से आती है। बच्चा जब पैदा होता है, छोटा सा बच्चा
तो उसको कोई सी भी लैंग्वेज नहीं आती। अगर उस बच्चे को जो भी एनवायरनमेंट मिलता है और उस एनवायरनमेंट की जो भी लैंग्वेज है वो वही लैंग्वेज सुन सुन के, देख देख के फील करता है, देखता है, सुनता है, सीखता है। ऐसा ही होता है, ऐसा होता है ना। तो आप भी इस चीज को अप्लाई करना। आपके कभी बच्चे हों शादी होने के बाद तो उन बच्चों को इंग्लैंड छोड़ आना। कहाँ छोड़ के आओगे? इंग्लैंड, 5 साल के लिए। 5 साल में आपको क्या मिलेगा? अंग्रेज, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने वाला, है ना। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर, हम कई बार दिमाग में आइडिया आता है ना, कुछ खुरापाते दिमाग के लोग होते हैं, बच्चे की जगह बीवी को इंग्लैंड छोड़ आओ 5 साल के लिए। बीवी भी अंग्रेज, बच्चे भी अंग्रेज। वो आपकी अपनी समझ है, आप किसको छोड़ना चाहते हैं, आप कितना सेक्रीफाइस करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। बस इतना चीज़ ध्यान रखना, वो कैब का पोर्शन है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत जितना आप करोगे उतना आपके याद होंगे, और उन चीज़ों को जितना आप यूज करोगे, वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ते हो, रीडिंग, जैसे एक तो रीडिंग हैबिट डालो, रीडिंग से आपकी वोकैब सुधरती है। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना, ये चीज़ें पढ़ना, आप रीडिंग हैबिट डालो। जब भी आप रीड करते हो, जैसे द हिंदू पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैं तो प्रीफर करता हूँ द हिंदू आप पढ़िए, लेकिन कॉस्टली होता है थोड़ा सा, हो सकता है अवेलेबल ना हो आपकी जगह पर। आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, वो भी नहीं है तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं। और आजकल तो फ़ोन पे दुनिया भर की ऐप्स वगैरह हैं, लिंक वगैरह हैं, साइट वगैरह हैं, जहाँ से आप डायरेक्ट ई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इंटरनेट न्यूज़पेपर जो भी होते हैं। तो वहाँ से आप वोकैब को इंप्रूव कीजिए। जो भी वर्ड्स आपको लगते हैं लिखिए, अपने फ़ोन में डिक्शनरी को डाउनलोड करके रखिए। बहुत सारी डिक्शनरी होती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी होती है, हिंदखोज डिक्शनरी भी होती है। आप हिंदखोज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड, कोई सी भी डिक्शनरी आप डाउनलोड करके रखिए, उसको इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके एक एक वर्ड को जैसे भी आपको कन्फ्यूजन लगे देख लीजिए, गूगल पर डाल के देख लीजिए, उस वर्ड के बारे में समझिए, नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है, किस किस सेंस में यूज किया जाता है, स्पेलिंग के साथ उसको याद रखिए और अपनी लैंग्वेज में भी उसको यूज कीजिए। वोकैब पे आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। जब मैं आपको वोकैब के जो टॉपिक्स हैं, जो वोकैब का पोर्शन आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको काफ़ी हद तक तो आपको कुछ ट्रिक्स से, शॉर्ट ट्रिक्स से, कुछ तरीकों से आपको वोकैब याद कराने की कोशिश करूंगा। फिर भी ये अनलिमिटेड होती है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती वोकैब की। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को, इसको गेन करें, इसको पढ़ें। मैंने आपको बताया रीडिंग्स वगैरह ज़्यादा, नॉवेल्स, इंग्लिश के नॉवेल्स वगैरह पढ़ें। आपको इंटरेस्ट नहीं आता शुरुआत में, किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप धीरे धीरे करते जाइए, हैबिट में डाल लीजिए, फिक्स कर लीजिए 1 घंटा इंग्लिश नॉवेल पढ़ना है, 1 घंटा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, और कम से कम 10 to 20 वोकैब मुझे डेली की डेली कुछ वर्ड्स हैं जो मतलब लिखने हैं और उन वर्ड्स का पता लगाना है। आपकी वोकैब इंप्रूव होगी। आप डेली की 5-5, 10-10 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कोई भी चीज़ों को लेकर चलेंगे, आप याद करेंगे अच्छे से, समझ के उन चीज़ों को, किसी भी प्रोसेस से, थीमेटिक प्रोसेस, इमेजिनरी प्रोसेस, किसी भी चीज़ से आप उसको याद करके आगे चलते हैं तो आपकी वोकैब स्ट्रांग होती है। और किसी भी लैंग्वेज की जब तक वोकैब स्ट्रांग नहीं है, जब तक वो लैंग्वेज भी अधूरी रहेगी। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी हो, आपको मान लीजिए आपको ग्रामर बहुत अच्छे से आती है, वोकैब आपकी स्ट्रांग नहीं, तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। आप उसे अगर स्पोकन में भी यूज करोगे, कहाँ बोलोगे, सेंटेंस कैसे बनाओगे जब आपको वर्ड ही नहीं पता उसके लिए क्या यूज करना चाहिए। आपको सिर्फ वोकैब आती है, ग्रामर नहीं आती, तब भी गलत है। तो ग्रामर तो होना जरूरी है कि सिस्टमैटिक एक पैटर्न तो होता है ना हर चीज का। वोकैब तो आपके पास काफी सारी, लेकिन उस सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है, कैसे उसको यूज करें, ये भी गलत है। तो ये दोनों इसकी मेन थीम है, दोनों इसके पहिए हैं, जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, दोनों से गाड़ी चलती है। तो लैंग्वेज है, तो ये इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इसके दोनों पहिए हैं, दोनों को स्ट्रांग रखना जरूरी है। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि ये चीजों के रूल्स होते हैं, रूल्स फिर भी आपको याद हो जाते हैं 1 बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से। वोकैब जो होती है इसके स्पेसिफिक पर्टिकुलर रूल्स नहीं होते, इसलिए आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम अपनी तरफ से बनाते हैं। ठीक है, हम टीचर्स बनाते हैं, आपको बहुत सारी जगह आप खुद भी बना सकते हो। हम शॉर्ट ट्रिक्स बना के आपको कुछ हद तक आपको कोशिश कराते हैं याद कराने की, इंपॉर्टेंट जितनी भी होती हैं एग्जाम्स में आई हुई, या जो भी हम गैस करते हैं कि एग्जाम्स में आ सकती हैं उनको। लेकिन फिर भी वो, मैं आपसे फिर कहता हूँ, वो कंप्लीट अपने आप में नहीं होता कुछ भी। इसलिए आपको ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर वर्क कीजिए, वोकैब पे। ठीक है, जितना आप स्ट्रॉन्ग वोकैब को करोगे उतना ज़्यादा आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा। और इंग्लिश की मैं एक चीज और आपको बता दूं, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है या इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जब इसको लैंग्वेज और सब्जेक्ट, अगर आपका दोनों चीजें अच्छी हो गई तो लैंग्वेज सब्जेक्ट दोनों चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है। आपके गवर्नमेंट सेक्टर में दुनिया भर के एग्जाम्स में, गवर्नमेंट के एग्जाम्स जो होते हैं उनमें इंग्लिश काम आती है। जाहिर सी बात है, सब आप इसको बताने की जरूरत नहीं, इसको आपको पता है। अब हम बात करते हैं कि खुदा ने खास्ता आपका गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्शन नहीं होता है और आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप मोर देन गवर्नमेंट जॉब,
जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, मोर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यू कैन अर्न इन प्राइवेट सेक्टर्स विद इंग्लिश। आप इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड रखते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सा आपकी इंग्लिश तो, और दूसरी चीज़ है, सिर्फ ये आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती है। ये तो एक चीज़ मैंने आपको बताई, प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट तो आपको देगी द गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, प्लस प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने इंग्लिश देती है, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर में आप कंपनीज में जाना चाहते, बड़े बड़े शहरों में आप जाते हैं, मेट्रो सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में आप जाते हैं, तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है लोगों की, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होती है, इंग्लिश की लैंग्वेज जो अच्छी होती है, अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं, स्किल अच्छी होती है उनमें इंग्लिश स्पीकिंग की, तो वो लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाते हैं, धीरे धीरे लगते हैं, ठीक है, टीम लीडर बनते हैं, HR बनते हैं, और धीरे धीरे बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। काफ़ी लाखों तक, मोर देन 1 लाख पर मंथ भी उनकी अर्निंग होती है, ठीक है। इसके अलावा जो 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा भी इंग्लिश आपकी पर्सनल जो लाइफ होती है, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी इंग्लिश बहुत अच्छा एक लैंग्वेज है। आप एक जगह हिंदी को आप यूज़ करते हो, एक जगह आप इंग्लिश को यूज़ करते हो, आप खुद समझते हो कि कितना एटीट्यूड और पर्सनैलिटी में कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि इंग्लिश से कितने फ़ायदे हैं। भाई किसी चीज़ को हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के हमें फ़ायदे तो पता होना चाहिए ना, कि किसी काम को करने के क्या फ़ायदे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो किसी भी, सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेजेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो इंग्लिश लैंग्वेज का। इतना भी आपको पता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे ये लैंग्वेज आपके काम आएगी। यही लैंग्वेज है जो आपसे इंटरेक्ट कराएगी किसी से भी। आप किसी भी कंट्री के लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं इस लैंग्वेज के साथ, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी जगह के इंसानों से, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है, आपकी जो पर्सनालिटी होती है उसको डेवलप करती है, आपके जो मैनर्स होते हैं उनको गुड मैनर्स बनाती है इंग्लिश लैंग्वेज। आपने इतना तो कभी देखा होगा जब आप कभी स्कूलों में पढ़ते थे, या आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह, या जो भी आपके छोटे भाई बहन या आपके बच्चे जो भी इंग्लिश में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है, आप देखते हो, आप रिश्तेदारियों में जब वो बच्चे कभी जाते हैं, मामा के गए, बुआ के गए, कहीं भी गए, तो वो जब बोलते हैं एक इंग्लिश उनकी जैसे लैंग्वेज में बोल, बेशक से हिंदी रहे लेकिन लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड्स बोल रहे हैं, 2-4 सेंटेंस इंग्लिश के उन्होंने बोल दिए, तो कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सारे लोग क्या कहते हैं, वाह कितना इंटेलिजेंट बच्चा है यार, ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। बेशक से उस बच्चे को 2 का 4 का 6 का पहाड़ा नहीं आता, बेशक से उसको आप उससे पूछोगे 7 का पहाड़ा बोलिए, 13 का पहाड़ा बोलिए, 11 का पहाड़ा नहीं आता उसको, लेकिन उसने क्या है कि उसकी लैंग्वेज जो इंग्लिश है उस पर अच्छी कमांड है उसकी, उसने 2-4 सेंटेंस अच्छे से बोल दिए तो काबिल तारीफ, सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं, इंटेलिजेंट है, सब जगह ये हो जाता है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि रीजनिंग के आप डायरेक्शन के सवाल बताइए, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल बताइए, तब आपकी इंटेलिजेंस नापेंगे। चलते लोगों से आप अगर इंटरेक्ट होते हो, बातें करते हो, तो आपकी 2 मिनट का जो व्यवहार होता है, जो भी आप वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का जो आपका तरीका है, वो इंप्रेशन छोड़ जाता है आपके हमेशा के लिए। किसी भी अजनबी से भी आप मिलते हो, अगर वे ऑफ टॉकिंग में आप इंग्लिश का यूज करते हो या किसी भी चीज़ में आप इंग्लिश का यूज करते हो, तो अलग ही एक इफेक्ट पड़ता है। आप लोग इसे बेहतर समझते हैं, बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप जानते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये जॉब के जो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं उनके अलावा भी ये इंग्लिश का बहुत ज़्यादा काम होता है। मैंने आपको बताया इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर जगह के लोगों से, किसी भी कोने के जगह के लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, उसमें आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा। दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है, आपके मैनर्स को अच्छा बनाती है, आपके एटीट्यूड को बढ़ाती है, हर चीज़ को इंग्लिश लैंग्वेज हर तरह से आपके काम आती है। तो इसलिए आप अगर गवर्नमेंट जॉब्स में लगे भी हुए हैं, नहीं भी लगे हुए हैं, या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तब भी आप इंग्लिश पे तो वर्क करिए। मैं तो यही कहता हूँ, सजेस्ट करता हूँ पर्सनली कि आप इंग्लिश पे वर्क करिए, अपनी जो वे ऑफ टॉकिंग है उसको आप सुधारिए। हर किसी के पास एक कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती, अगर आप उसको कैसे हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, हमारे कैसे वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए, चीज़ें हैं, तो आपको इंग्लिश को यूज करना अच्छा होता है, बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक हम इनमें से कोई भी पहला टॉपिक लेके चलेंगे। टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिया है कि आप एक फेयर सा रजिस्टर लेके नोट्स आप बनाते चलो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए वीडियोस को देखें, कंप्लीट देखें, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, जितने भी सोशल साइट्स से आपके फ्रेंड्स हैं सबके पास शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं और उनसे आगे शेयर करवाएं। आपको फ़ायदा मिले, उनको फ़ायदा मिले, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स वगैरह जो हैं उनको भी फ़ायदा मिले, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलते हैं टॉपिक के साथ। थैंक यू।